Assalamu alaikum student. Today's lecture is about association and aggregation, and we will also discuss about coupling and cohesion. These are very important concepts, and it will help us to understand how to model a good class design. When we are modeling an object-oriented model, then this association and aggregation allows us to draw the pictorial form of such model in such a way that we can understand how classes will interact with each other and how the objects, when the class will be in execution form, then how the objects will actually take on the different forms and how they will interact and how they make use of different methods. So we will also discuss about the good class design and the bad class design in this lecture. So we first start with by understanding the concept of association. So let's start. What is association? So association is interaction of different objects in object-oriented model or in any problem domain. हमने ये बात पहले भी डिस्कस की है कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं बाय इन्वोकिंग द मेथड्स. सो जब हम मेथड्स इन्वोकेशन की बात करते हैं इसका मतलब ये है कि एक ऑब्जेक्ट जो है उसका किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ एक रिलेशनशिप है एंड दैट इज एक्चुअली बेस्ड ऑन सम फंक्शनैलिटी. इट मींस कि एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की किसी फंक्शनैलिटी को यूज करेगा यानी उसके मेथड्स को इन्वोक करेगा और इसे हम कहते हैं कि एक सर्विस कोई दूसरा ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट को प्रोवाइड करेगा. तो हमने इससे पहले ये भी डिस्कस किया कि ये द काइंड ऑफ क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन कि जहाँ पर सर्वर इज ऑलवेज द फैसिलिटेटर जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा होता है और क्लाइंट इज ऑलवेज यूजिंग दैट सर्विस. सो जो रिलेशनशिप है जिसके अंदर एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की फंक्शनैलिटी को यूज कर रहा होगा, इस रिलेशनशिप को हम एसोसिएशन का नाम देते हैं. और जो दो मेन टाइप्स हैं एसोसिएशन की उनमें से एक है क्लास एसोसिएशन और दूसरी है ऑब्जेक्ट एसोसिएशन. क्लास एसोसिएशन की जब हम बात करते हैं तो इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं एट द लेवल ऑफ इनहेरिटेंस. जब एक क्लास की प्रॉपर्टीज को कोई दूसरी क्लास एक्वायर कर रही होगी तो हम कहते हैं कि देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू क्लासेस. तो क्लास एसोसिएशन को हम इम्प्लीमेंट करते हैं इनहेरिटेंस की फॉर्म के अंदर. और इनहेरिटेंस जो है दैट इज जनरलाइजेशन स्पेशलाइजेशन रिलेशनशिप बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स. मिसाल के तौर पे कि जब एक क्लास हायरार्की होगी तो क्लास की हायरार्की में जो क्लास टॉप ऑफ द हायरार्की पे होगी वो बड़ी जनरलाइज्ड क्लास होगी और उस क्लास की जो प्रॉपर्टीज हैं अब वो एक दूसरी क्लास इनहेरिट करेगी और अपनी कुछ प्रॉपर्टीज उसके अंदर ऐड ऑन करेगी. इन दैट केस दैट क्लास वुड बी अ स्पेशलाइज्ड क्लास. और इस तरीके से ये जो स्पेशलाइजेशन है ये जो प्रॉपर्टीज है ये नीचे की जानिब मूव करती जाएंगी और अल्टीमेटली क्या होगा कि जो बॉटम लेवल पर एक क्लास होगी वो बड़ी स्पेशलाइज्ड क्लास होगी. इसकी एग्जांपल कुछ इस तरह से ली जा सकती है कि अगर हम एक इनहेरिटेंस हायरार्की लें फॉर एग्जांपल एनिमल की तो एनिमल की जो क्लास है वो टॉप ऑफ द हायरार्की पे एक पूरी क्लास ऑफ एनिमल को रिप्रेजेंट करती है. और जब हम उस से नीचे को आते जाएंगे तो फिर एनिमल को इनहेरिट करती है प्रॉपर्टीज को. फॉर एग्जांपल एक मैमल्स की क्लास मैमल्स की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करती है. फॉर एग्जांपल डॉग की क्लास और फिर आगे डॉग की अगली कुछ टाइप्स हैं जो डॉग की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करेंगी. तो अल्टीमेटली जब हम एनिमल की क्लास से नीचे की तरफ आते हैं तो ये फीचर जो है ये स्पेशलाइज्ड फीचर बनता चला गया. सो देयर इज अ रिलेशनशिप. मतलब डॉग इज animal, animal is a mammal, and mammal is an animal. So dog or mammal, dog is a mammal, mammal is an animal. So there is a relationship that is existing between the different classes that exist in the hierarchy. और इसमें जो चीज इंश्योर की जाती है ये है कि जो पब्लिक मेंबर्स हैं किसी क्लास के वो डिराइव्ड क्लास के अंदर अवेलेबल होंगे. इसी तरीके से जो दूसरी चीज है दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट एसोसिएशन.
or it is the interaction of standalone objects of one class with the other objects of another class. पहली जो हमने बात की थी वो थी क्लास की क्लास के साथ इंटरेक्शन के, जिसमें एक पेरेंट क्लास है और एक चाइल्ड क्लास है, जो कि हम अगले लेक्चर के अंदर इनहेरिटेंस को डिस्कस करेंगे। तो उसके अंदर हमें ये बात समझ आएगी कि ये रिलेशनशिप किस तरह की है। जो दूसरी बात हम कर रहे हैं वो है ऑब्जेक्ट एसोसिएशन की, जिसके अंदर फिर फर्दर हम इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। एक सिंपल एसोसिएशन है, एक कंपोजिशन है और एक एग्रीगेशन है। अब हम इन तीनों चीजों को वन बाय वन डिस्कस करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं कि इनसे क्या मुराद ली जाती है। सिंपल एसोसिएशन के अंदर जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके दरमियान कोई डायरेक्ट या इंट्रिंसिक रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करती। अगर आपको याद है तो हमने शुरू के लेक्चर्स के अंदर इस बात को डिस्कस किया था कि एक पर्सन, लेट्स से वी कॉल इट अली, ड्राइव्स अ कार और अली लिव्स इन अ हाउस। तो अली लिव्स इन अ हाउस, हाउस और अली के दरमियान कोई इंट्रिंसिक रिलेशनशिप नहीं है। अली इज सिंपली लिविंग इन दैट हाउस और उसके बगैर भी हाउस और अली अपनी जगह पे एग्जिस्ट करते हैं। सो दिस इज द वीकेस्ट लिंक बिटवीन द ऑब्जेक्ट। और ये जो रेफरेंस है, इट इज जस्ट लाइक रेफरेंस की, जिसके अंदर एक ऑब्जेक्ट जो है वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ इंटरेक्ट कर रहा होगा। इसके अलावा इनके दरमियान कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता। अली इस घर के अलावा किसी दूसरे घर में भी रह सकता है, इस घर में अली के अलावा कोई और भी रह सकता है। सो देयर इज नो इंट्रिंसिक रिलेशनशिप विद अदर ऑब्जेक्ट्स। लेकिन जो अगली बात हम करने जा रहे हैं, जिसे कहते हैं कंपोजिशन, ये एक बड़ी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होती है। यानी एक ऑब्जेक्ट जो है दैट इज कंपोज्ड ऑफ many other small objects, and the relationship between the part objects and the whole object is known as composition. जो एग्जाम्पल आपको नजर आ रही है, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ अ चेयर। एक चेयर, इट इज कंपोज्ड ऑफ आर्म, सीट, लेग एंड बैक। अगर इन चारों चीजों को निकाल दें तो चेयर की अपनी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। अगर चेयर की एग्जिस्टेंस है तो इन चार कंपोनेंट्स की वजह से है, इसके अलावा नहीं है। जस्ट लाइक आवर बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स से मिलके एक कंप्लीट बॉडी बनती है, और अगर इन तमाम पार्ट्स को अलग कर दी जाए तो ह्यूमन की अपनी जो बॉडी है वो सस्टेन नहीं कर सकती, उसका कोई वजूद नहीं है। सो चेयर इज कंपोज्ड ऑफ, मिलके बनी है। आर्म को निकाल दें, सीट को निकाल दें, लेग को निकाल दें या बैक को निकाल दें तो चेयर एग्जिस्ट नहीं करती। चेयर की एग्जिस्टेंस इन चार कंपोनेंट्स की वजह से है। इस किस्म की जो रिलेशनशिप है, अगर हमने इसको किसी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल के अंदर रिप्रेजेंट करना हो तो हम इसको एक डायमंड साइन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। और ये डायमंड साइन जो होता है ये फील्ड होता है, जैसा कि आपको ये नजर आ रहा है। और इसकी जो डायरेक्शन होती है, इट इज टुवर्ड्स द कंपोज्ड ऑब्जेक्ट, जिसको कंपोज किया जा रहा है। तो ये कंपोज्ड ऑब्जेक्ट की तरफ होती है। और फिर इसके ऊपर हम मेंशन करते हैं एक नंबर जो ये बताता है कि इसकी कंपोजिशन के अंदर उस ऑब्जेक्ट से कितने इंस्टेंसेस इन्वॉल्व होंगे। फॉर एग्जांपल 4 लेग्स का मतलब है कि 4 लेग्स, 2 आर्म्स, 1 बैक and 1 seat is used to compose this chair. So this is a very strong association. यानी जो 4 ऑब्जेक्ट्स हैं, आर्म, सीट, लेग, बैक, इन चारों की कंपोजिशन से एक नया ऑब्जेक्ट बना है, दैट इज कॉल्ड चेयर। और अगर इन चारों ऑब्जेक्ट्स को निकाल दें तो चेयर का अपनी कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहती। सो दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन। इसी तरीके से जो मैंने आपको एग्जांपल ह्यूमन बॉडी की दी है, इसको अगर देखें तो इसको देख के भी हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कंपोजिशन इज अ वेरी स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप। और क्योंकि इसलिए ये स्ट्रॉन्ग है कि जो कंपोज्ड ऑब्जेक्ट है वो उसके बगैर, उन पार्ट्स के बगैर उसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, तो वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता। नेक्स्ट चीज जो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज एग्रीगेशन। इन एग्रीगेशन an object contains a collection or aggregate of other objects. तो यहाँ पर हमें कंटेनर और कंटेन्ड ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे।
एक कंटेनर है जिसके अंदर ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं. So the relationship जो एग्रीगेशन केस में नजर आती है, that is container and the contained object, and this is called aggregation. और as compared to the composition, ये जो relationship है, this is not as much strong as composition. Because composition केस में हमने देखा है कि जो composed object है उसकी अपनी कोई existence नहीं है, लेकिन एग्रीगेशन के केस में जो कंटेनर है उसकी अपनी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है. सो इन दिस केस अगर इस एग्जांपल को हम लेते हैं और हम इस एग्जांपल को अगर एलैबोरेट करें तो हम देखेंगे कि दिस रूम इज अ कंटेनर जो कि अपने अंदर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को कंटेन कर रहा है. अच्छा, इस रिलेशनशिप को भी हम डायमंड साइन से रिप्रेजेंट करते हैं और डायमंड साइन होता है टुवर्ड्स द कंटेनर, लेकिन ये फिल्ड नहीं है, हॉलो है. तो अगर डायमंड साइन फिल्ड हो तो वो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करेगा, और अगर डायमंड साइन हॉलो हो, अनफिल्ड हो, तो वो एक नॉट एज स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप एज कंपोजिशन इज, एक थोड़ी सी वीकर रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करेगा. सो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि दिस रूम कंटेन्स वन बेड, many chairs, one table and one cupboard. और अब आप गौर करें कि यहाँ पर 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो इस कंटेनर के अंदर मौजूद हैं. और अगर इस कंटेनर के अंदर से हम इन चारों ऑब्जेक्ट्स को निकाल भी दें तब भी रूम की अपनी एग्जिस्टेंस मौजूद है. सो रूम की अपनी स्टैंड अलोन एग्जिस्टेंस मौजूद है. तो एग्रीगेशन के केस में जो कंटेनर है वो एक इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट्स के अंदर यानी वो कंटेन कर रहा है डिफरेंट अदर ऑब्जेक्ट्स, और उन तमाम ऑब्जेक्ट्स की भी अपनी अपनी एग्जिस्टेंस है. तो इसमें से कोई कंपोजिशन, हाँ अगर हम रूम की बात करें तो एक रूम जो है वो कंपोज्ड हुआ होगा वॉल्स से, रूफ से, फ्लोर से. अगर मैं वॉल्स और रूफ निकाल दूं तो रूम की एग्जिस्टेंस नहीं रहती. उस केस में रूम इज कंपोज्ड ऑफ, कंपोजिशन थी, लेकिन यहाँ पे रूम कंपोज्ड हो चुका है और इस कंपोजर के अंदर, कंपोज्ड ऑब्जेक्ट के अंदर डिफरेंट अदर ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं. सो दिस रूम इज नाउ एक्ट लाइक अ कंटेनर जो कि अपने अंदर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को होल्ड किए हुए हैं. अब इसी दोनों कॉन्सेप्ट्स की हम एक और एग्जाम्पल के साथ अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं. ओके, अगर मैं आपको अभी इसकी एग्जांपल देना चाहूँ तो वो कुछ इस तरह से है कि फॉर एग्जांपल जब हम एक क्लास को लिख रहे होते हैं तो उस क्लास के अंदर हम दूसरे ऑब्जेक्ट्स का रेफरेंस देते हैं. सो दिस इज कॉल्ड कंपोजिशन. वो किस तरीके से है कि फॉर एग्जांपल कि मेरे पास एक क्लास है डेट, और डेट की क्लास के अंदर हम डे का ऑब्जेक्ट, मंथ का ऑब्जेक्ट और ईयर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, उसका रेफरेंस देते हैं. तो तब जाके मेरी डेट की क्लास बनती है और फिर मेरा डेट का ऑब्जेक्ट बनता है. अगर इन तीनों में से मैं फॉर एग्जांपल ईयर निकालूं तो डेट इज नॉट अ कंप्लीट डेट. मसलन अगर हम ये कहते हैं कि 25th मई, तो दिस इज नॉट अ कंप्लीट डेट, इट इज ओनली अ डे. और अब मुझे ये नहीं पता कि 25th में 2020 का है, 2019 का है, या 20 से अगले किसी आने वाले सालों में से किसी साल का है. तो डेट इज नॉट, डेट हैज नॉट एग्जिस्टेंस किसी एक डेट की. दिस 25 में इज नॉट अ क्लियर डेट विच इज नॉट इंडिकेटिंग कि किस साल से इसका ताल्लुक है. सो डेट इज कंपोज्ड ऑफ डे, मंथ एंड ईयर. तो हमने जब इसकी क्लास लिखी तो इस क्लास के अंदर हमने डे, मंथ और ईयर का रेफरेंस देना है, तब जाके हमारी क्लास कंप्लीट होती है. मैं आपको एक छोटा सा कोड स्निपेट शो करता हूं जो कि इस चीज को रेफर कर रहा होगा कि ये किस तरह से नजर आएगा. ओके, ये एक कोड स्निपेट है जो कि डिटेल एंड एडिटर की बुक से है, और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि
ये इतने पोर्शन पे अगर हम गौर करें तो दिस इज क्लास कंपोजिशन विच इज कंपोज्ड ऑफ डे, मंथ एंड ईयर, और इन तीनों से मिलके आपकी डेट बनी हुई है. सो दिस इज वन एग्जांपल ऑफ क्लास कंपोजिशन. अगर इसमें से मैं एक भी चीज निकाल दूं तो मेरी डेट कंप्लीट नहीं होती, क्योंकि वो अगर मैं सिर्फ आपसे कहूं कि जनवरी, तो जनवरी इज नॉट अ डेट, कंप्लीट डेट. अगर मैं आपसे कहूं 14th, आज 14 तारीख है, तो दिस इज नॉट अ कंप्लीट डेट. तो डेट अगर हमने रिप्रेजेंट करनी है तो उस केस में मुझे इन तीनों चीजों की जरूरत पड़ेगी. सो दिस इज वन एग्जांपल ऑफ कंपोजिशन. ये एक और एग्जांपल है. अगर इस एग्जांपल पे गौर करें तो ये एड्रेस की क्लास है, एंड एड्रेस इज कंपोज्ड ऑफ सिटी, स्टेट एंड कंट्री. इन तीनों चीजों से मिलके ही आपका एक कंप्लीट एड्रेस जो है वो बनेगा. सो यहाँ पर दिस इज आल्सो an example of composition as well as aggregation. इसको फर्दर देखते हैं कि यहाँ पे आपको this address is composed of city, state and country. और अब हम इससे आगे चलते हैं तो यहाँ एम्प्लॉय की क्लास के अंदर this address is as a contained object. एम्प्लॉय के अंदर एम्प्लॉय इज नॉट कंपोज्ड ऑफ एड्रेस, एम्प्लॉय इज कंटेनिंग एड्रेस, कि उसका कोई एड्रेस होगा. तो दिस इज एग्जांपल ऑफ एग्रीगेशन. तो यहाँ पर आपका जो एड्रेस है वो एग्रीगेट हो रहा है एम्प्लॉय की क्लास के अंदर, जबकि पिछली केस के अंदर जो आपका एड्रेस था वो कंपोज हो रहा था स्टेट, सिटी और कंट्री के साथ. यहाँ पर ये जो आपका एड्रेस है ये एज ए कंटेन्ड ऑब्जेक्ट है. सो एम्प्लॉय इज एक्टिंग लाइक अ कंटेनर. नाउ क्वेश्चन ये है कि हमें एग्रीगेशन कब यूज करनी चाहिए. देखें, अगर तो आप एक इनहेरिटेंस हायरार्की में काम कर रहे हैं कि जहां पर इज आर रिलेशनशिप मेंटेन हो रही है, तो उस केस में हम इनहेरिटेंस को डेफिनेटली यूज करेंगे इफ that relationship is maintained throughout the life of object. लेकिन अगर is our relationship बिल्कुल maintain नहीं हो रही, then in that case code reusability के लिए aggregation is the best choice. तो हम aggregation को use करेंगे if there is no is our relationship. और अगर है तो in that case inheritance is the best choice. अगली चीज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं that is about coupling and cohesion. So what is coupling? Coupling is the degree of interdependence between software modules. या ये कहें कि दो मॉड्यूल्स या दो रूटीन्स कितनी ज्यादा कनेक्टेड हैं, और द स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द मॉड्यूल्स. अच्छा, अब ये देखें कि अगर तो बहुत ज्यादा इंटरडिपेंडेंस है, दिस इज नॉट टू गुड. यानी अगर बहुत ज्यादा इंटरडिपेंडेंस होगी तो इसका मतलब है कि आने वाली कोई भी जो चेंज है वो बहुत ज्यादा प्रोपेगेट होगी. इस चीज को अब हम अंडरस्टैंड करते हैं एक एग्जांपल के साथ. देखिए, अगर तो हम इस चीज को जस्टिफाई करना चाह रहे हैं कि कुछ डिजाइन्स जो हैं वो अच्छे हैं एज कंपेयर टू द अदर डिजाइन, वी आर टॉकिंग अबाउट द क्लास डिजाइन, तो फिर हमें जरूरत है कि हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को डिफाइन करें. जैसे एक मैंने अभी आपके साथ डिस्कस करना शुरू किया, दैट इज कपलिंग, और इसके साथ एसोसिएट दूसरी टर्म है दैट इज कोहेजन. कपलिंग जो है, मैं बता रहा हूँ कि इंटर कनेक्टेडनेस ऑफ द क्लासेस.
कि दो क्लासेस कितना ज्यादा आपस में कनेक्टेड हैं। तो यहाँ पे दो टर्म्स यूज होती हैं, एक होती है लूज कपलिंग, एक यूज होती है टाइट कपलिंग। जब हम कपलिंग की बात करते हैं इन अ क्लास डिजाइन, वी आर स्ट्राइविंग फॉर द लूज कपलिंग। यानी लूज कपलिंग का मतलब है कि इंटरडिपेंडेंस कम हो, जबकि टाइट कपलिंग में ये डिपेंडेंस ज्यादा है। सो द डिग्री ऑफ कपलिंग डिटरमिन्स हाउ हार्ड इट इज टू मेक चेंजेस इन एन एप्लीकेशन। किसी टाइटली कपल्ड क्लास स्ट्रक्चर के अंदर इफ यू आर मेकिंग अ चेंज इन वन क्लास, it makes you, it urges you to change several other classes as well. And just think for the women कि अगर एक क्लास में चेंज की है और उसके बाद दूसरी बहुत सारी क्लासेस में जाके आपको चेंज करना पड़ जाए, तो वो तमाम एप्लीकेशंस या वो तमाम यूजर जो ऑलरेडी उस क्लास को यूज कर रहे थे, तो दे हैव टू रिकम्पाइल देयर एप्लीकेशन, दोबारा से इसको यूज करना पड़ेगा। सो वी हैव टू अवॉइड, because making a small change can quickly ripple through a complete application. और ये फाइंड करना कि अब ये अफेक्ट कहाँ कहाँ जाके ट्रिगर हुआ है और उसको फाइंड आउट करना और फिर इसको करेक्ट करना, इट्स टाइम कंज्यूमिंग, हेक्टिक। एंड जस्ट फॉर अ मोमेंट कंसीडर कि अगर किसी एक जगह पर हम वो चेंज करना भूल जाएं तो आपकी सारी की सारी एप्लीकेशन की लॉजिक जो है वो खराब हो जाए। और एक लूजली कपल्ड सिस्टम दूसरी तरफ वो क्या करता है, दैट आपने चेंज की है किसी एक क्लास में, it doesn't allows you or doesn't urge you to make changes in the other classes. And it might be the case कि sometime आपको change करना पड़े, but it is not as frequent as in case of the tight coupling. So in loosely coupling, अगर आपने किसी एक क्लास में चेंज किया तो rest of the classes will work in the same way as they were working before the change. So the term coupling, इसको जहन में रखते हुए वी हैव टू डिजाइन द क्लास। सो एक अच्छा क्लास का डिजाइन वही होगा जिसके अंदर हमारी जो कपलिंग है वो लूज होगी। Okay, now we talk about cohesive method in classes, that is cohesion. एक कोहेसिव मेथड जो होगा वो एक ऐसा मेथड होगा जो सिर्फ और सिर्फ एक वेल डिफाइंड टास्क परफॉर्म कर रहा होगा, जबकि एक कोहेसिव क्लास एक ऐसी क्लास होगी जो कि किसी एक वेल डिफाइंड एंटिटी को रिप्रेजेंट कर रही होगी। सो द टर्म कोहेजन relates to the number and diversity of tasks for which a single unit of an application is responsible. It also describes how well a unit of code maps to a logical task or entity. In a highly cohesive system, each unit of code is responsible for only one well-defined task. So, जब हम कपलिंग कहते थे तो हम कहते थे इट शुड बी लूज्ड। हम कोहेजन की बात करते हैं, हम कहते हैं कोहेजन हाई होनी चाहिए। यानी एक यूनिट, एक पीस ऑफ कोड या यूनिट ऑफ कोड जो है वो सिर्फ एक कोहेसिव टास्क परफॉर्म कर रहा हो, एक क्लास सिर्फ और सिर्फ एक एंटिटी को रिप्रेजेंट कर रही है। नाउ जस्ट कंसीडर कि हमने जो सेटर्स और गेटर मेथड्स लिखे हैं, and this question was asked so many times in the class के हम इतने ज्यादा सेटर्स और गेटर मेथड्स क्यों लिखते हैं? Why don't we write only set data and get data methods and just set all the values and get all the values and work what we need? So just remember, yeah, set के केस में जब मैं कहता हूँ set age and set gender और set marks, तो मैं सिर्फ एक मेथड को एक ही काम के लिए यूज कर रहा हूँ। अब अगर मुझे इसमें कोई चेंज करना है, फॉर एग्जांपल एज के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन लगाना है, तो मुझे सिर्फ उस मेथड के अंदर जाके चेंज करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं सेट डाटा कहता हूँ तो मैं सारी की सारी वैल्यूज उसको प्रोवाइड कर रहा हूँ
और फिर सारी वैल्यू से हो सकता है कि मुझे एज को या जेंडर को चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, इसके बावजूद मुझे वो वैल्यूज जो है वो प्रोवाइड करना पड़ेंगी जस्ट टू मेक द चेंज इन द एज और समथिंग एल्स। दैट्स व्हाई वी से कि हमारा एक मेथड सिर्फ एक टास्क परफॉर्म करे, लिहाजा हमने जिसमें चेंज करना है हम सिर्फ उस रेलेवेंट मेथड को कॉल करें, वो सिंगल चेंज परफॉर्म करे और अपना काम करके वापस। इसी तरीके से जो चीज मुझे सिस्टम से चाहिए हम सिर्फ उस चीज के ऊपर काम करें और फिर हम वापस आए। सो द मेन रीजंस है कोहेजन के प्रिंसिपल के पीछे, वो है रीयूजेबिलिटी एंड द रीडेबिलिटी। So what is reusability? If a method or a class is responsible for only one well-defined thing, then it is much more likely that it can be used again in a different context. और इसका एक दूसरा एडवांटेज मैं अभी आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, वो ये है कि अगर कभी हमें किसी एस्पेक्ट में चेंज करना पड़े तो हम सिर्फ उसी रेलेवेंट पीस और उस रेलेवेंट लोकेशन पे जाएंगे एंड वी विल मेक द चेंज, और बाकी जो दूसरे मेथड जो दूसरा डाटा है उसके अंदर कोई चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एक और जो रीडेबिलिटी है वो ये है कि हमारा कोड जो है वो ज्यादा रीडेबल हो जाता है, हमें ज्यादा उसकी समझ आना शुरू हो जाती है और हम उसको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि एक मेथड क्या फंक्शनैलिटी हमें दे रहा है। सो इसके एग्जांपल को हम इस तरह भी समझ सकते हैं, फॉर एग्जांपल कि मैंने अपनी एक क्लास के अंदर कुछ फील्ड्स डिफाइन किए जिनकी नेचर बिल्कुल सेम है, और मैंने स्टार्ट में फॉर एग्जांपल 4 फील्ड्स डिक्लेयर की थी। अब एट द लेटेस्ट स्टेज मुझे एक नई फील्ड ऐड करना पड़ेगी और उसकी नेचर वही है जो ऑलरेडी पहली 4 फील्ड्स थी। फॉर एग्जांपल मैं डायरेक्शन की बात कर लेता हूँ कि मेरे कोड के अंदर 4 डायरेक्शंस हैं, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। और अब मेरे प्रोग्राम में कोई ऐसी चेंज आई है कि मुझे ईस्ट वेस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट कोई इस तरह की नई डायरेक्शन ऐड करनी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे एक और फील्ड ऐड करना पड़ेगी। जब मैं एक और फील्ड ऐड करूंगा तो इसका मतलब है कि मुझे एक और मेथड लिखना पड़ेगा जो उस फील्ड को हैंडल कर सके। अब जब ये चेंज आई है तो जो क्लासेस इस क्लास के साथ एसोसिएटेड हैं उन क्लासेस के अंदर जाके भी मुझे चेंज करना, लेकिन बिल्कुल सिंपल वे में अगर मैं इसी डायरेक्शन को एक एरे में स्टोर करवा लूं, जस्ट एक एरे लिस्ट के तौर पे ले लूं, तो मैं जितनी मर्जी डायरेक्शंस ऐड कर दूं, मेरा एक ही मेथड होगा जो कि डायरेक्शंस को ऐड करेगा, एक ही मेथड होगा जिसमें से डायरेक्शन को गेट करेगा। और अब जो क्लासेस इसको यूज कर रही होंगी उसके अंदर भी कोई खास चेंज करना नहीं पड़ेगा। तो ये वो छोटी छोटी सी चीजें हैं जिनको जब हम कोड को डिजाइन करते वक्त कंसिडर करें तो हमारा कोड काफी बेहतर हो सकता है। तो इन्हें हमें जहन में रखने की जरूरत है। आई होप कि ये चारों चीजें, एसोसिएशन, एग्रीगेशन, कंपोजिशन और कपलिंग एंड कोहेजन, आपको समझ आ गई होगी। सीम्स लाइक अ थ्योरेटिकल थिंग्स, बट जब हम कोड कर रहे होते हैं तो बैक एंड पे ये चीजें हमारे, अगर इसको हम ज़हन में रखते हुए अपने कोड को, अपने क्लास के मॉडल को डिजाइन करें तो हमारी क्लास का डिजाइन भी अच्छा हो जाता है और हमारा कोड भी ज्यादा बेहतर तरीके से काम करता है। सो आई होप कि ये चीजें आपको समझ आ गई। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इनहेरिटेंस को डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज